हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो रेडियो जो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि काफ़ी रेडियो एक्टिव होती हैं, यानी कि उनसे कुछ रेज निकलती हैं, यानी कि किरणें निकलती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, और उनका हमारे ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत रोल होता है। कई बार क्या होता है कि उनका हमारे ऊपर काफ़ी पॉजिटिव रोल होता है, और काफ़ी बार क्या होता है यह हमारे लिए बहुत नेगेटिव होती हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, और रेडियो एक्टिविटी के अंदर रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और इनसे हमारी लाइफ के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो रेडियो एक्टिविटी है इसके बारे में देखते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व हैं जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का विसर्जन करते रहते हैं, वो रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं, तथा यह घटना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलने वाली जो अदृश्य किरणें हैं वो रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती हैं। रेडियो एक्टिवता की जो खोज है उसके बारे में देखते हैं। तो 1896 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल ने सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता का पता लगाया। हेनरी बेकरेल ने पाया कि यूरेनियम तथा यूरेनियम लवणों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः उत्सर्जित होती हैं, यानी कि जो एलिमेंट है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कौन सा हो गया, यूरेनियम, और उससे कुछ किरणें भी निकल रही हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं, जो कि अदृश्य हैं और अपने आप ही उत्सर्जित हो रही हैं। प्रारंभ में इन अदृश्य किरणों को बेकरेल किरणें कहा गया, लेकिन 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी ने यह सुझाव दिया कि यूरेनियम और उसके यौगिकों से बेकरेल किरणों का निकलना एक परमाणु जनित क्रिया है, यानी कि एटॉमिक फिनोमिना है। तो यह विशिष्ट गुण है जो कि यूरेनियम की रासायनिक स्थिति या भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी एवं स्मीडट ने यह रेडियो सक्रिय पदार्थ की खोज क्रम में बतलाया कि थोरियम है वो धातु के तत्व से भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है। यानी कि पहला तो क्या हुआ, यानी कि पहला यूरेनियम के बारे में बता दिया, लेकिन अब थोरियम के बारे में पता चला। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा ज़्यादा एक्टिव है। तो जो थोरियम है उसके बारे में बताया गया है कि ये जो थोरियम है ये भी क्या है कि रेडियो सक्रियता पाई जाती है। 1902 ईस्वी में मैडम क्यूरी तथा उनके पियरे क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम के खनिज पिच ब्लेड में यूरेनियम की जो अपेक्षा लगभग 4 गुनी अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध है। यानी कि जो रेडियो सक्रियता हमने जो देखी है वो थोरियम में 4 गुना ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया। इससे स्पष्ट हुआ कि पिच ब्लेड में यूरेनियम से भी अधिक रेडियो सक्रिय तत्व उपस्थित है। इस अनुमान के आधार पर इन वैज्ञानिक दंपति ने अपने कठिन और जोखिम भरे अनुसंधान के फलस्वरूप 1903 ईस्वी में पिच ब्लेड से रेडियम नामक एक अत्यंत रेडियो सक्रिय तत्व की खोज की। आज लगभग 40 प्राकृतिक रेडियो सक्रिय समस्थानिक एवं अनेक रेडियो एक्टिव तत्व ज्ञात हैं। यानी कि काफ़ी, अभी तो स्टार्टिंग में तो यूरेनियम और थोरियम के बारे में पता लगा, लेकिन आज के अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो काफ़ी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि ज्ञात हैं, जिनका हम एनवायरनमेंट में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है उनके बारे में, कुछ के बारे में जानते हैं, लेकिन उनमें फिर भी कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हम पता नहीं लगा पाए हैं और उनके बारे में अभी भी पता लगा रहे हैं। तो जो रेडियो एक्टिविटी है इसकी जो टाइप्स हैं वो देखते हैं, यानी रेडियो सक्रियता के प्रकार। किसी तत्व के रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है, यानी कि जो परमाणु है उसकी नाभि में विखंडन हो रहा है। इसका कारण यह है कि रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, यानी इनएक्टिव होते हैं। ऐसे परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है वो अत्यधिक होती है। रेडियो सक्रियता 2 प्रकार की होती है,
प्राकृतिक रेडियो सक्रियता तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता। यानी इनके नाम से ही जस्ट हम पता कर सकते हैं, जैसे यानी कि प्राकृतिक रेडियो सक्रियता है, यानी कि वो नेचुरली अपने आप ही उसमें क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ किरणें निकल रही हैं और ये रेडियो एक्टिव है। और कुछ क्या होता है, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे हैं, यानी कि कृत्रिम यानी कि हम उनको अपने बेनिफिट के लिए या हमारी यूज़ के लिए हम उनसे क्या कर रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ यूज़ के लिए उनको रेडियो सक्रिय बना रहे हैं, यानी कि वो कृत्रिम रेडियो सक्रियता होगी। प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु के नाभिक स्वतः यानी कि अपने आप विखंडित होकर अन्य तत्व के परमाणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक रेडियो सक्रिय होंगे वो क्या होंगे, वो अपने आप ही विखंडित हो रहे हैं, हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं, उनमें अपने आप ही कुछ ना कुछ नेचुरल एक्टिविटी हो रही है और उनसे वो क्या हो रहा है, उनका विखंडन हो रहा है। यह क्रिया स्वाभाविक रूप से चलती है तथा उसमें रेडियो सक्रिय किरणों का उत्सर्जन होता है। इसे प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहते हैं। उदाहरण के लिए यूरेनियम, रेडियम, थोरियम आदि तत्वों का विखंडन स्वयं होता रहता है। अब देखो, हमसे अगर कोई एग्जाम्पल पूछें कि प्राकृतिक जो रेडियो सक्रियता है वो कौन कौन से एलिमेंट्स में होगी, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हो कि यूरेनियम है, रेडियम है और थोरियम है। तथा इन तत्वों में जो पाई जाने वाली रेडियो सक्रियता है वो प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहलाती है। अब हम प्राकृतिक रेडियो सक्रियता के बारे में तो जान गए, अब हम देखते हैं कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता यानी कि आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिविटी। कृत्रिम रेडियो एक्टिविता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई तत्व कृत्रिम तरीके से किसी ज्ञात तत्व के रेडियो सक्रिय समस्थानिक में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि उसे हम कर रहे हैं, खुद से नहीं हो रहा है वो, यानी कि उसको कुछ ना कुछ रिएक्शन करवा के और हम उसकी कोई ना कोई रिएक्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, वो अन्य एलिमेंट्स में या फिर कुछ ना कुछ रिएक्टिविटी शो कर रहा है, यानी कि वो कृत्रिम रेडियो सक्रियता शो कर रहा है। इस प्रक्रिया के उस तत्व पर तीव्र वेग वाले कणों यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि से प्रहार किया जाता है। यानी कि हम खुद से नहीं हो रहा है, हम उसके उन पर या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या फिर अल्फा कणों का क्या है, उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं और उससे क्या होगा कि वो कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम जो एक स्थायी तत्व है, वह अलग कणों से प्रहार करने पर एक अस्थायी और रेडियो सक्रिय तत्व सिलिकॉन बनता है और न्यूट्रॉन मुक्त होता है। फिर यह स्वतः परिवर्तित होकर स्थायी एल्यूमिनियम में बदल जाता है। यानी कि जो आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिविटी है जिसमें हमने खुद से ये प्रोसेस करवाई है, तो स्टार्टिंग में क्या लिया इन्होंने स्टार्टिंग में लिया क्या, मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम के ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्शन करवाया इन्होंने, रेडियो एक्टिविटी शो की और लास्ट में वो जो एंड प्रोसेस में वो क्या हुआ, एल्यूमिनियम में बदल गया। फिर क्या है कि रेडियो सक्रिय किरणें, रेडियो सक्रिय पदार्थों से जो निकलने वाली अदृश्य किरणों को रेडियो सक्रिय किरणें कहा जाता है। रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाली इन किरणों को रदरफोर्ड ने 1902 ईस्वी में चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में प्रवाहित करके पाया कि कुछ किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण ध्रुव की ओर और कुछ किरणें हैं वो विद्युत क्षेत्र में धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। यानी कि चुंबकीय या फिर विद्युत क्षेत्र में उन्होंने रखा तो उन्होंने देखा कि कुछ जो किरणें हैं वो तो क्या होंगी कि वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट की तरफ जा रही हैं, कुछ क्या हो रही हैं कि नेगेटिव एनवायरनमेंट की तरफ जा रही हैं, नेगेटिव पोल की तरफ। तो इन्होंने देखा है ये सब कुछ। लेकिन इन्होंने ये भी पाया कि कुछ किरणें क्या हैं कि वो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ ना जाके सीधे भी गमन करती हुई निकल जाती हैं। रदरफोर्ड ने इन किरणों को क्रमशः अल्फा किरणें, बीटा किरणें तथा गामा किरणें का, यानी कि 3 टाइप की किरणें हो गई, अल्फा, बीटा एंड गामा किरणें। रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रिय किरणों के जो गुण हैं उनमें देखते हैं। जैसे फर्स्ट था
अल्फा किरणों के गुण, इनके बारे में हम देखते हैं कि ये किरणें अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों की बनी होती हैं। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। यानी कि जो अल्फा किरणें हैं, याद रखें इस चीज़ को कि अल्फा किरणें हैं वो खुद पॉजिटिव चार्ज वाली होती हैं, लेकिन वो जिस भी एनवायरनमेंट से निकलेंगी तो वो, ये तो बेसिक है कि खुद पॉजिटिव हैं तो वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगी, यानी कि अट्रैक्ट होंगी उस साइड में। फिर बाकी क्या है कि प्रयोग के आधार पर यह पाया गया कि अल्फा कण वस्तुतः द्विआवेश युक्त हीलियम आयन है। उनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी अधिक होती है। यानी कि जो हीलियम आयन है ये है, और ये हाइड्रोजन से क्या होगी कि 4 गुनी अधिक होगी। थर्ड पॉइंट देखें, ये कण अत्यंत तीव्र वेग से रेडियो सक्रिय तत्वों से नाभिक से बाहर निकलते हैं। इनका वेग है वो प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 भाग होता है। इन कणों का द्रव्यमान है वो अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। यानी कि इनका द्रव्यमान अधिक है, ज़्यादा द्रव्यमान होगा तो इनकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि इनकी जो एक्टिविटी है वो भी काफ़ी तेज होगी, तो इसलिए इनकी गतिज ऊर्जा क्या है, अधिक होगी। इन किरणों को किसी गैस से होकर प्रवाहित करने पर ये आयनित कर देती हैं। यानी कि ये खुद पॉजिटिव चार्ज वाली हैं, तो ये जिस भी एनवायरनमेंट से निकलेंगी तो ये वहाँ से क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव अगर एनवायरनमेंट होगा तो ये उनको आयनित तो करेंगी। तो ये क्या करती हैं कि जिस भी एनवायरनमेंट से गुजरेंगी तो वहाँ के को क्या कर देंगे, आयनित कर देंगे। अधिक द्रव्यमान होने के कारण इन किरणों की जो भेदन क्षमता है यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर है वो कम होती है। 0.1 मिमी मोटी एल्यूमिनियम की एक परत इसे रोक सकती है। यानी कि इसे रोकने के लिए 0.1 मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की परत काफ़ी है, सफिशियंट है। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं तथा जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनो साइनाइड से स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं। ये जो किरणें हैं अल्फा किरणें, ये जीव कोशिकाओं यानी कि लिविंग सेल्स को नष्ट कर देती हैं। यानी कि हमने पहले पढ़ा था कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो अब याद रखो कि अल्फा जो पार्टिकल्स होते हैं वो खुद तो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं और नेगेटिव जो पार्टिकल्स होंगे उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ये याद रखो कि इनका क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट ये है हमारे ऊपर, यानी कि ये जो लिविंग सेल्स हैं उनको नष्ट कर देती हैं। ऐसे ही अब हम देखते हैं कि बीटा किरणें हैं जो हैं, तो अल्फा किरणें पॉजिटिव चार्ज वाली थी और ये जो बीटा किरणें हैं ये नेगेटिव चार्ज वाली होंगी। ये किरणें ऋण आवेशित अत्यंत सूक्ष्म कणों की बनी होती है। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र में धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। यानी कि जो खुद का जैसा चार्ज होगा उससे अपोजिट वाले की तरफ अट्रैक्ट होंगे। यानी कि जैसे अल्फा किरणें थी वो तो पॉजिटिव चार्ज वाली थी तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, और ये जो बीटा वेव्स हैं ये क्या करेंगी कि खुद नेगेटिव चार्ज के हैं तो ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इन कणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात E/m कैथोड किरणों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के समान होता है। अतः ये किरणें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह हैं। इन किरणों का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840 होता है। इन कणों का जो वेग है वो प्रकाश के वेग का लगभग 9/10वां भाग होता है। अब हमने देखा था कि अल्फा कण है उनका तो क्या था, 1/10 भाग था, लेकिन जो बीटा किरणें हैं उनका प्रकाश के वेग का क्या होगा, 9/10वां भाग होगा। अर्थात इनका वेग है वो अल्फा कण के वेग का 9 गुना होता है। अब ध्यान में रखो कि अल्फा कण है वो 1/10 भाग है, लेकिन जो बीटा है वो 9/10 है। यानी कि इनका क्या होगा, अल्फा कण के वेग का 9 गुना भारी है। यानी कि बीटा का क्या होगा, 9 गुना ज़्यादा हो रहा है वेग। इनकी गतिज ऊर्जा है वो अल्फा कणों से बहुत कम होती है क्योंकि इनका जो द्रव्यमान है वो कम होता है।
कम गतिज ऊर्जा के कारण इनकी आयनन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। उच्च वेग और कम द्रव्यमान होने के कारण इनकी जो भेदन क्षमता है यानी पेनिट्रेटिंग पावर है वो अल्फा कणों से 100 गुनी अधिक होती है। इनको रोकने के लिए 0.01 मीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर आवश्यक होती है। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं तथा जिंक सल्फाइड एवं बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड में स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं। इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो कम होने के कारण इन किरणों में जिंक सल्फाइड या फिर बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड जैसी लवणों से क्या होती है, स्फुरदीप्त उत्पन्न करने की क्षमता नहीं के बराबर होती है। किसी विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने पर ये धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं, किंतु अल्फा किरणों की अपेक्षा इनका जो विचलन है वो अधिक होता है। यानी कि ये खुद क्या है, नेगेटिव चार्ज वाली हैं, तो ये धन ध्रुव की तरफ तो मुड़ेंगी, लेकिन ये क्या है कि जो अल्फा कण थी उनकी तुलना में क्या होगा, इनका विचलन है वो अधिक है। अभी हमने देखा कि जो इनका वेग है वो भी क्या था कि अल्फा कणों के अकॉर्डिंग क्या था, 9 गुना ज़्यादा था, तो इनका विचलन भी क्या है कि अधिक है अल्फा कण की तुलना में। इन किरणों में जीव कोशिकाएं यानी कि लिविंग सेल्स को नष्ट करने की क्षमता होती है। अल्फा कण थे वो भी लिविंग सेल्स के लिए क्या थे, नेगेटिव रोल था, और ये भी क्या है कि बीटा किरणें वो भी उनको नष्ट कर सकती हैं। अब देखते हैं कि गामा किरणों के गुण। गामा किरणें हैं ये विद्युत उदासीन होती हैं। अब देखो हमने 3 पढ़ी, अल्फा ये पॉजिटिव चार्ज, बीटा नेगेटिव चार्ज, और गामा है वो क्या है, न्यूट्रल है यानी कि उदासीन होती हैं। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विचलित नहीं होती हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये उदासीन होने के कारण ये क्या होंगी कि अगर गमन कर रही हैं तो ये विचलित नहीं होंगी। ये किरणें अति लघु तरंगदैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। ये किरणें कणों की नहीं बनी होती। इनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। जैसे हमने प्रकाश के वेग के कंपेयर में हम देखें तो अल्फा था वो 1/10 भाग था, बीटा है वो 9/10 था, और ऐसे ही गामा है ये क्या होगा, ये इनके लगभग बराबर होता है। इसकी मात्रा 0 होती है, अतः गामा किरणें अद्रव्य प्रकृति वाली होती हैं यानी कि नॉन मैटेरियल नेचर की होती हैं। अति उच्च वेग से गतिशील होने के कारण गामा किरणों की भेदन क्षमता है वो अल्फा और बीटा किरणों की तुलना में क्या है, सबसे अधिक होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी है, गामा किरणों की, सबसे कम अल्फा किरणों की। इन किरणों का द्रव्यमान नहीं के बराबर होने के कारण इनका फोटोग्राफिक प्लेट एवं जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इन किरणों में जीव कोशिकाओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, बहुत कम होने के कारण इन किरणों में गैसों को आयनित करने की क्षमता भी क्या होती है, बहुत कम होती है। क्योंकि ये न्यूट्रल नेचर की है तो क्या होंगी कि ये आयनित नहीं है, तो फिर इनकी क्या होगी कि आयनित नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत कम होती हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन यानी कि रेडियो सक्रिय विखंडन। रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक में रेडियो सक्रिय तत्वों के स्वतः उत्सर्जन की प्रक्रिया को रेडियो सक्रिय विखंडन या फिर रेडियो सक्रिय क्षय कहा जाता है। यानी कि इनके अंदर क्या हो रहा है कि इनका विखंडन हो रहा है, यानी कि उत्सर्जन होगा तो विखंडन हो रहा है, तो इसको रेडियो सक्रिय विखंडन बोल दिया, यानी उत्सर्जन को। चूँकि यह क्रिया स्वाभाविक रूप से स्वतः होती है, अतः इसे प्राकृतिक विखंडन यानी कि नेचुरल डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। इस क्रिया में अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। 1913 में सोडी, फोजांस तथा रदरफोर्ड
इन्होंने रेडियो सक्रिय विखंडन से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार कुछ रेडियो सक्रिय तत्वों के जो परमाणु हैं वो अस्थायी होते हैं, जो स्वतः विखंडित होकर नए तत्वों में परिवर्तित होते रहते हैं। यानी कि इनमें विखंडन तो हो ही रहा है, तो ये क्या करेंगे कि विखंडन होगा और ये नए एलिमेंट्स का भी फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर सेकंड है कि जो अल्फा कण और बीटा कण है वो रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होते हैं। रेडियो सक्रिय परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो अल्फा परिवर्तन और दूसरा होगा बीटा परिवर्तन। जो अल्फा परिवर्तन है वो अल्फा कण से निकलने से होने वाले परिवर्तन को अल्फा परिवर्तन कहेंगे, और जो बीटा परिवर्तन है ये नाम से ही श्योर है, अल्फा से था तो अल्फा कणों से परिवर्तन हो रहा है, और जो बीटा परिवर्तन है वो बीटा कण के निकलने से होने वाले परिवर्तन को बीटा परिवर्तन कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में से एक अल्फा कण के निकल जाने से प्राप्त होने वाले परमाणु का जो द्रव्यमान है वो मूल परमाणु के द्रव्यमान से 4 कम हो जाता है, और जो परमाणु संख्या है वो 2 कम हो जाता है। यानी कि द्रव्यमान के अंदर तो 4 की कमी हुई और जो परमाणु संख्या है उसके अंदर 2 की कमी हुई। इसी प्रकार किसी परमाणु से के जो नाभिक में से एक, अगर पहले अल्फा के बारे में पढ़ा हमने, अब अगर उसमें से बीटा कण के निकल जाने से प्राप्त होने वाले परमाणु का जो द्रव्यमान वही रहता है जो मूल परमाणु का है, लेकिन जो परमाणु संख्या है उसमें 1 की वृद्धि हो जाती है। अल्फा कण से तो क्या था, उसमें 2 की कमी हो रही थी, लेकिन बीटा कण अगर निकल रहे हैं तो उसमें 1 की परमाणु संख्या में वृद्धि हो रही है। किसी परमाणु के नाभिक में से एक अल्फा कण तथा 2 बीटा कणों के निकल जाने से प्राप्त होने वाले परमाणु की परमाणु संख्या वही रहती है। यानी कि एक अल्फा कण निकला है तो उसमें तो क्या हुआ कि 2 की कमी हुई, लेकिन अगर 2 बीटा कण निकलेंगे तो वे एक एक करके यानी कि 2 बढ़ा देंगे, यानी कि सिचुएशन इक्वल सी रहेगी, ना तो बढ़ा ना घटा। लेकिन इनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो मूल परमाणु के द्रव्यमान से क्या होगा, 4 इकाई कम हो जाता है। अर्थात मूल परमाणु और नए परमाणु दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समस्थानिक होते हैं। यानी कि नंबर तो सेम है, परमाणु संख्या तो सेम आ रही है, लेकिन द्रव्यमान में क्या हो रहा है, मास में चेंजमेंट हो रहा है, यानी कि ये होगा समस्थानिक हो जाएंगे। किसी रेडियो सक्रिय तत्व परमाणु के नाभिक के एक अल्फा कण के उत्सर्जन से प्राप्त होने वाले नए तत्व का आधुनिक आवर्त सारणी में जो स्थान है वो जनक तत्व के स्थान से 2 समूह बाईं ओर चला जाता है। वहीं बीटा कण के उत्सर्जन से प्राप्त होने वाले नए तत्व का जो आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान है वो जनक तत्व के स्थान से एक समूह क्या है, दाईं ओर चला जाता है। यानी कि अल्फा कण थे तो उसमें 2 कम हो गया, यानी कि बाईं तरफ गया, और बीटा से क्या हुआ कि 1 बढ़ा यानी ज़्यादा हुआ, तो वो क्या होगा, 1 दाईं तरफ चला जाएगा। इस नियम को ही समूह विस्थापन नियम यानी कि ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। अर्धायु काल यानी कि हाफ लाइफ पीरियड, इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा है कि रेडियो एक्टिविटी हो रही है, तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर जो स्टार्टिंग में जो है फेज़, और उससे अगर वो उसकी अगर मास में या फिर वो कम होता जा रहा है तो वो उसकी अर्धायु कहलाएगी। इसी के बारे में बताया गया है। चलो देखते हैं। वह समयांतराल जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है वो विखंडित होकर प्रारंभिक संख्या की आधी हो जाती है, उस तत्व की अर्धायु काल कहलाती है। यानी कि वही बताया आपको, यानी स्टार्टिंग में जितना है उससे वो आधा हो गया तो वो उसकी अर्धायु काल है। दूसरे शब्दों में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता उसकी प्रारंभिक सक्रियता से ठीक आधी हो जाने से में जितना समय लगा है उसे उस पदार्थ की अर्धायु यानी कि हाफ लाइफ कहते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु कुछ सेकंडों से लेकर लाखों वर्षों तक हो सकती है। यानी कि कुछ एलिमेंट्स में क्या होता है कि वो कुछ सेकंड्स के अंदर ही अर्धायु
काल हो जाता है उनका, यानी वो हाफ हो जाते हैं। और कुछ में क्या होता है कि उनको डिस्ट्रॉय होने में या फिर उनको कम होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, समय काफ़ी लगता है। तो कुछ में टाइम कम लगता है और कुछ में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो देखो, पोलिनियम की एक समस्थानिक की जो अर्धायु है वो 10⁻⁻⁴ सेकंड होती है, जबकि यूरेनियम है इसकी जो समस्थानिक की अर्धायु है ये होगी 4.5 × 10⁹ वर्ष होती है। यानी कि इसके अंदर यूरेनियम में तो ज़्यादा टाइम लग रहा है और जो पोलिनियम है वो सेकंड भी नहीं लग रही उसमें, उससे पहले ही वो क्या हो रहा है, अर्धायु प्राप्त हो कर रहा है। तो आप देखो कि पोलिनियम है वो 10⁻⁻⁴ सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, अर्धायु हो रही है उसकी। और जो यूरेनियम है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, तो आप इसको ध्यान से नोट करें कि यूरेनियम है उस समस्थानिक की जो अर्धायु है वो 4.5 × 10⁹ वर्ष होती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु को किसी भी परिवर्तन द्वारा बदला नहीं जा सकता है, यह हमेशा एक समान रहता है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि उसके द्रव्यमान पर मैटर नहीं करेगी ये जो रेडियो एक्टिविटी है वो। रेडियो सक्रियता की इकाई को क्यूरी कहते हैं। अगर आपको यूनिट पूछें कि रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है, तो वो क्यूरी होती है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का वह परमाणु जिसमें प्रति सेकंड 3.70 × 10⁻10 विखंडन होते हैं क्यूरी कहलाता है। अर्थात एक क्यूरी बराबर अगर आपको वैल्यू पूछे तो आप देखो कि एक क्यूरी यानी एक यूनिट बराबर, उसकी यूनिट आपको क्यूरी बताया, तो क्यूरी बराबर कितना होगा, 3.70 × 10⁻10 विखंडन प्रति सेकंड। रेडियो आइसोटोप डेटिंग। अब रेडियो आइसोटोप डेटिंग के बारे में देखते हैं कि किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा का किसी पत्थर के नमूने, कास्ट या जैव अवशेष में मापन करके उसकी आयु का निर्धारण करना रेडियो आइसोटोप डेटिंग कहलाता है। यानी कि इनसे हम क्या कर रहे हैं कि उस किसी भी कोई भी जो नमूना है या फिर कुछ भी मैटर लिया है हमने, कुछ भी लिया है, तो उसका अगर काल ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि उसका कितना टाइम हो गया है या क्या, तो वो कहलाता है। फिर जैसे कार्बन डेटिंग, रेडियो आइसोटोप डेटिंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्मों, मृत पेड़ों आदि की आयु का अंकन किया जाता है। निर्जीव वस्तुओं जैसे कि पृथ्वी, पुरानी चट्टानों आदि की आयु ज्ञात करने के लिए भी यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अब आप इस चीज़ को याद रखना कि यूरेनियम है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे हम किसी भी जो कोई भी मैटर है जैसे कोई चट्टान हुई या उनका क्या है कि हम उनकी आयु का ज्ञात कर सकते हैं। यूरेनियम द्वारा आयु अंकन, अगर यूरेनियम द्वारा उनकी आयु का अंकन कर रहे हैं तो यूरेनियम द्वारा आयु अंकन कहलाता है। लेकिन पुरानी चट्टानों के लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि भी अधिक उपयुक्त सिद्ध हुई है। यानी कि यूरेनियम की कंपैरिजन में अगर देखें तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि है, उसके द्वारा इनकी आयु का निर्धारण जल्दी या फिर ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं, ज़्यादा उपयोगी हुआ है। मृत पेड़ पौधों और जानवरों का आयु निर्धारण उनमें 6C14 और 6C12 का अनुपात ज्ञात करके किया जाता है। फिर देखते हैं कि रेडियो सक्रिय जो समस्थानिक हैं उनके उपयोग यानी उनकी यूजेस क्या हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। वर्तमान समय में रेडियो सक्रिय समस्थानिकों की उपयोगिता काफ़ी बढ़ गई है एवं इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के कुछ प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। ये जो जितने भी यूजेस अभी पढ़ेंगे उनको आप अच्छे से पढ़ें, काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और काफ़ी इनसे क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। तो आप देखो कि कौन कौन सा जो एलिमेंट ले रहे हैं तो उससे क्या क्या उसके यूज़ हो रहे हैं।
इसमें जैसे फर्स्ट है रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का उपयोग है वो मृत पेड़ पौधों, जानवरों तथा पत्थर के पुराने नमूनों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। इस विधि को रेडियो आइसोटोप डेटिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि पत्थर, चट्टान या पेड़ पौधे, इनकी अगर आयु का निर्धारण कर रहे हैं तो वो किससे कर रहे हैं? रेडियो आइसोटोप डेटिंग विधि के द्वारा। सेकंड है रेडियो समस्थानिकों का उपयोग औषधियों में ट्रेसर के रूप में किया जाता है। इस विधि द्वारा मानव शरीर में किसी प्रकार के ट्यूमर का पता लगाया जाता है। फिर थर्ड देखते हैं, जैसे कि जमीन के अंदर बिछाई गई जल पाइप जो नालियां हैं, गैस पाइप नालियां हैं तथा तेल पाइप नालियां हैं, उनमें किसी प्रकार के छेद या रिसाव का पता लगाने के लिए भी रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का यूज किया जाता है। यूज नहीं होता है, मतलब ये जो नलिका वगैरह हैं उनमें जो कोई छेद वगैरह है तो उनके अंदर इनका यूज नहीं होगा। रेडियो सक्रिय अभिक्रियाओं की क्रियाविधि निर्धारण में रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी जो रेडियो सक्रिय अभिक्रिया हैं उनकी जो क्रियाविधि होगी उनमें तो उनका यूज हो रहा है। रासायनिक समस्थानिकों की क्रियाविधि निर्धारण में रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। फिर देख रहे हैं, जैसे कि कैंसर जैसे अनेक रोगों में ग्रस्त कोशिकाओं यानी कि सेल्स को नष्ट करने में रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो जैसे कोबाल्ट का समस्थानिक उसका यूज है वो कैंसर के इलाज में तथा मस्तिष्क में विकसित होने वाले ट्यूमर को नष्ट करने में किया जाता है। तो ये नॉर्मल आपसे पूछ ले कि कैंसर के जो इलाज है उसके अंदर कौन से एलिमेंट का यूज हो रहा है, तो कौन सा होगा? कोबाल्ट। फिर है रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का उपयोग पाचन तंत्र का अध्ययन करने में भी किया जाता है। फिर है रेडियो सक्रिय सोडियम का उपयोग है वो रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्पन्न किसी प्रकार के विकार को ज्ञात करने में किया जाता है, यानी कि सोडियम का यूज कर रहे हैं। फिर है रेडियो सक्रिय आयोडीन। आयोडीन से आपको याद ही होगा कि थायराइड ग्लैंड है उसके बारे में अगर पता कर रहे हैं तो किसका यूज कर रहे हैं? आयोडीन का। यानी यही बताया कि रेडियो सक्रिय आयोडीन का यूज है वो थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न विकार ज्ञात करने में किया जाता है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि थायराइड ग्लैंड है उसके विकार को ज्ञात करने के लिए कौन सा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज में ले रहे हैं, तो वो क्या होगा? आयोडीन। फिर है रेडियो सक्रिय फास्फोरस का उपयोग अस्थि रोगों के इलाज में होता है, यानी अस्थियों के इलाज में किसका होगा? फास्फोरस का। फिर है रेडियो सक्रिय सोडियम के द्वारा शरीर में रक्त प्रवाह का वेग मापा जाता है। तो हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाह हो रहा है यानी कि ब्लड फ्लो है उसका जो वेग है वो हम किससे ज्ञात करेंगे? सोडियम से। फिर है रेडियो सक्रिय लोहा का उपयोग एनीमिया यानी कि अरक्तता रोग ज्ञात करने में किया जाता है। तो आप याद रखें कि अरक्तता या एनीमिया के लिए किसका यूज कर रहे हैं? तो लोहे का यूज कर रहे हैं। फिर है रेडियो सक्रिय यूरेनियम का यूज है वो पृथ्वी की आयु का निर्धारण में किया जाता है। अब हम सोचते हैं कि पृथ्वी को बने हुए कितना टाइम हो गया, कितना टाइम लगा होगा, या अभी सभी के दिमाग में तो आता ही है कि पृथ्वी कब से बनी है, हमारा जीवन कब से बना है। तो ये देखो कि पृथ्वी है उसके आयु का जो निर्धारण है वो किससे कर रहे हैं? यूरेनियम से कर रहे हैं। कम क्रियाशील रेडियो एक्टिव किरणों का जो यूज है वो अजान, फल, सब्जियां आदि के रोगाणुनाशक में किया जाता है। तो रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा है, जिसके अंदर आज ये टॉपिक पूरा हो गया है। और अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, इससे हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुट हो रहे हैं और ये जो हमारी 11th 12th इनमें भी यूज़फुल है और जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके अंदर भी इनसे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इनको पढ़ें और अगर किसी को किसी भी चीज़ में अगर डाउट हो तो वो कमेंट करके वो पूछ सकता है, उसको बता दिया जाएगा। और नेक्स्ट आने वाला वीडियो नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको पढ़ाया हो अच्छा लगे तो आप सभी जुड़ें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।